मित्रों नमस्कार। मेरे शेरों नमस्कार। मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर हाजिर हूं। मैं मुकेश कुमार नागर। आज हम बात करेंगे साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर द्विवेदी युग के बारे में। साथियों, हम लोगों ने जो है आधुनिक काल का जो भारतेंदु युग है वो कंप्लीट कर लिया है, उसकी प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे द्विवेदी युग। और साथियों, आपका प्यार बहुत अच्छा मुझे मिल रहा है। आप अच्छी तरह से एक एक वीडियो को देख रहे हो। और साथियों, मैं आपसे ये कहता हूं कि आप कंप्लीट पूरे वीडियो देखिए। इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। साथियों, इसके पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना दिया हुआ है, तो प्लीज आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, रटते रहिए, लिखते रहिए, घिसते रहिए। साथियों साथियों, मेन बात यह है कि आधुनिक काल हर किसी के वश का काल नहीं होता है। आधुनिक काल की बहुत कम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं। अधिकतर रीति काल, भक्ति काल और आदिकाल इस इनकी ज्यादातर करवाते हैं, लेकिन आधुनिक काल की प्रैक्टिस बहुत कम लोग करवाते हैं। साथियों, तो आज इस चैनल पर आपको एक काल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आधुनिक काल का जो उप विभाजन किया था वो भारतेंदु युग, हम लोगों ने उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हम लोगों ने कर ली है। और हम लोग आज शुरू करते हैं द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग साथियों, स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं। तो द्विवेदी युग क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कंटिन्यू, ये क्वेश्चन कंटिन्यू चाह रहे हैं। वैसे द्विवेदी युग का अगर देखा जाए तो पहला प्रश्न है, और कंटिन्यू में देखा जाए तो 59 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो श्रीधर पाठक की नहीं है? जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा और भारत की श्रीधर पाठक के हैं, लेकिन गंगा अवतरण जो है श्रीधर पाठक की रचना नहीं है। साथियों साथियों, गंगा अवतरण जो है 1927 में जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना रही है। जो गंगा अवतरण है वो 1927 ईस्वी में लिखी गई जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा। और जो रत्नाकर है वो आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। और जबकि जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा और भारत गीत श्रीधर पाठक की रचनाएं मानी जाती है। साथियों, तो याद रखिएगा, भारत गीत, कश्मीर सुषमा, जगत सच्चाई सार, ये श्रीधर पाठक की रचना है। लेकिन गंगा अवतरण जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, 1927 में लिखी गई और ब्रज भाषा की रचना है। आधुनिक काल के युग की श्रेष्ठ ब्रज भाषा के कवि रहे हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। चलिए, अगला प्रश्न आता है मित्रों। 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इति वृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। साथियों, इसमें दोनों ही सही हैं। तो याद रखिएगा, ये दोनों विशेषताएं द्विवेदी युग की बहुत तगड़ी विशेषता है मित्रों, बहुत तगड़ी। मित्रों, जीवन को बदलने के लिए इन प्रश्नों को आपको पढ़ लेना चाहिए। मित्रों, आपके जीवन को बदल देंगे, आपके सक्सेस में चार चांद लगा देंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए मित्रों, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है क्या? इतिवृत्तात्मकता। और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना भी द्विवेदी युग की कविता का मुख्य स्वर माना जाता है। तो दोनों ही मित्रों ये सही हैं। और भी पढ़िए इनकी विशेषताएं, द्विवेदी युग की विशेषताएं यहाँ पर दी हुई है मित्रों, लिख ले लो। अरे लिख लो मेरे मित्रों, लिख लो, अपने रजिस्टर में लिख लो। देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध आधार पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा। सबको पता है कि द्विवेदी युग, भारतेंदु युग किसके नाम पर पड़ा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा। इसके बाद में द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा जिस युग की शुरुआत की गई वो भारतेंदु युग नाम पड़ा, जिसको हम लोग पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। इसी तरह से द्विवेदी युग को हम लोग जो है जागरण सुधार काल के नाम से भी जानते हैं मित्रों। तो मित्रों, जो भारतेंदु युग है इसकी विशेषताएं, बहुत सारी विशेषताएं रही है, और आप लोग इन विशेषताओं से वाकिफ हो जाइए। तो साथियों मित्रों, विशेषताएं बहुत ही जरूरी है। और इन विशेषताओं को अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा? ठीक है। तो सबसे पहले जो विशेषताएं आती है द्विवेदी युग की वो है देश।
देशभक्ति अंधविश्वासों द्वारा रूढ़ियों का क्या है, विरोध। अगली बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, ये सारे देखो रीतिकाल को मैं जो है ना बाद में पढ़ाऊंगा, अभी मैं भारतेंदु युग और द्विवेदी युग यानी आधुनिक काल को मैं कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ साथियों, ठीक है। बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं, देखो इतिवर्तात्मकता तो है ही सही है, राष्ट्रीय चेतना भी है, इसके बाद में देशभक्ति अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध है, वर्ण प्रधान कविताएं भी इसकी रही है, मानव प्रेम भी रहा है, प्रकृति चित्रण रहा है, खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप रहा है, और भी है देश प्रेम की भावना, अतीत का गौरव गान। मैं और भी बता देता हूँ आपको कुछ, नैतिकता और आदर्शवाद भी इसकी विशेषता है, खड़ी बोली की प्रधानता भी है। साथ ही जो मैं बोल रहा हूँ ना, नोट करते जाइए आप। विषय वैविध्य यानी काव्य रूपों की विविधता भी है, छंद वैविध्य भी है यानी कि छंदों की विविधता भी है, भारतेंदु युग की प्रतिक्रिया भी रही है इसमें, राष्ट्रीयता की भावना जो हम लोगों ने पढ़ा है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना वाली बात, सामाजिकता की भावना रही, पुनरुत्थान की भावना, नीति और आदर्श का निरूपण, नारी महिमा और महत्ता, हास्य व्यंग्य काव्य, प्रबंध खंड एवं मुक्तक, तीनों प्रकार का काव्य का लेखन इसमें हुआ, प्रकृति वर्णन हुए, अनुदित रचनाएं इसमें हुई है साथियों। तो इतनी सारी विशेषताएं जो मैंने बताई है, ये पूरी की पूरी विशेषताएं मित्रों हम लोगों को जो है इसमें दिखाई देती है। तो ये तो पता लग चुका है आपको, भारतेंदु जो ये द्विवेदी युग है वो पूरा का पूरा जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा पूरा पूरा इनके नाम पर पड़ा है, ठीक है। 61 नंबर का प्रश्न आता है मित्रों, साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। साकेत आप सबको पता है, जो साकेत है ये राम के चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्र परिगणित होने योग्य बन सका है। ये प्रस्तुत जो कथन है वो किसका है, ये कथन इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि कथन याद नहीं रहते। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका। ये प्रस्तुत कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। किसका कथन है, नंद दुलारे वाजपेयी का। तो याद रखिएगा किसका कथन है, नंद दुलारे वाजपेयी का। बहुत सारे कथन हैं, इनके बारे में भी आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है साकेत जो काव्य है, साकेत जो है 1931 में लिखा गया और राम कथा पर ही आधारित है। ये याद रखना किसके द्वारा लिखा गया, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया। राम को यहाँ आधुनिक मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसकी ये सबसे मुख्य बात बन जाती है कि जो मैथिली शरण गुप्त है वो उसके द्वारा साकेत लिखा गया, जो काव्य है महाकाव्य है 1931 में, और राम कथा पर आधारित है, और राम को यहाँ आधुनिक मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आगे बात करते हैं, इस ग्रंथ में उर्मिला प्रधान चरित्र हैं। जो साकेत है उसमें उर्मिला को प्रधान चरित्र माना है, उसका नायक लक्ष्मण से वियोग संयोग में उसकी अधीरता और साक्षात धैर्य प्रमुख वर्ण्य विषय रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अयोध्या है। क्या बात है यार। और इसमें साकेत में कितने सर्ग हैं, 12 सर्ग हैं, पढ़ लीजिएगा मित्रों। मैथिली शरण गुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य से, इनका छद्म नाम इन्होंने रखा भुजंग भूषण भट्टाचार्य से लिखे कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक लेख से मिलती है। ये तगड़ी बात है भैया, ये पॉइंट बहुत तगड़ा बन जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जनवादी काव्य कहा है। जो डॉक्टर नगेंद्र थे उन्होंने साकेत को कौन सा काव्य कहा, जनवादी काव्य कहा है।
अगली बात आती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली क्षण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो मैथिली क्षण गुप्त को क्या कहते हैं? सामंजस्यवादी कवि कहते हैं मित्रों। तो ये इतने सारे पॉइंट हैं, इतने सारे प्रश्न हैं। पहली बात तो ये देखना है कि ये जो कथन है वो किसका है, ये तो नंद दुलारे वाजपेयी का है। दूसरी बात देखना है कि साकेत जो महाकाव्य वो किसने रचा? मैथिली क्षण गुप्त ने 1931 में। और इसमें राम को आधुनिक मानव के रूप में प्रस्तुत किया है, राम कथा का वर्णन इसमें हुआ है। साकेत में जो प्रधान चरित्र रखा है, जो प्रधान कैरेक्टर है, जो मुख्य कैरेक्टर है वो उर्मिला है। और नायक इसमें लक्ष्मण है, जो वियोग और संयोग की बात इसमें करते हैं। इसमें उर्मिला की जो अधीरता और साथ साथ धैर्य प्रमुख वर्ण्य विषय को रखा गया है। साकेत जो है एक पाली भाषा का शब्द रहा है जिसका अर्थ अयोध्या होता है, और इसमें 12 सर्ग है। मैथिली क्षण गुप्त ने जो साकेत लिखने की जो उनको प्रेरणा मिली है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो छद्म नाम से लिखा गया। छद्म नाम क्या था? भुजंग भूषण भट्टाचार्य। 1908 में सरस्वती पत्रिका में इनका लेख छपा था। वो था उदासीनता, यानी कवियों की उर्मिला विषेक उदासीनता, इस नाम से था। कवियों की उर्मिला विषेक उदासीन नाम से छपा था। ठीक है, वहां से इनको मिली है। और डॉक्टर नगेंद्र ने जो है साकेत को क्या कहा? जनवादी काव्य कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली क्षण गुप्त को क्या कहा? सामंजस्यवादी कवि कहा है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए मित्रों। मित्रों, इतने बढ़िया प्रश्न हैं। आप प्लीज, आधुनिक काल में आपका ऐसा करवा दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा, पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, 62 नंबर का प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोद। देखिएगा, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हरिहोद है, आप सबको पता है कि द्विवेदी युग का ही एक अयोध्या सिंह, द्विवेदी युग जो मंडल है पूरा का पूरा, इन कवियों का जो ग्रुप है द्विवेदी युग के जो कवि हैं, उनमें से अयोध्या सिंह उपाध्याय भी एक कवि इसके माने जाते हैं। मैथिली क्षण गुप्त के ही इनके ही ग्रुप के हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए। देखो, तीन कवि तो हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। मैथिली क्षण गुप्त, देखो महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली क्षण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय, यानी कि जो द्विवेदी मंडल के जो कवि हैं उनमें अनुशासन की धारा के कवि रहे हैं पूरे के पूरे। और ये हमें अच्छे से अब तीन कवि याद हो चुके हैं। चलिए, अब अयोध्या सिंह उपाध्याय की कृति रही है प्रिय प्रवास में राधा का। प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वह क्या है? जो अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हमारे यहाँ बहुत बड़े कवि रहे साथियों, और अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा जो प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास आप लोगों ने सबने सुना है, साकेत महाकाव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास क्या है? बताइए, चले आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। प्रिय प्रवास इनका नाटक है, महाकाव्य है, क्या है? कोई बता सकता है? कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा जो प्रिय प्रवास लिखा गया वो इनका उपन्यास है, नाटक है, क्या है, या श्रृंगारिक रचनाएं हैं? ठीक है, महाकाव्य श्रेणी की रचना मानी जाती है। ठीक है ना, महाकाव्य है इनका ये। बिल्कुल 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 बच्चों, बिल्कुल। लेकिन प्रिय प्रवास में आपको पता है क्या है? राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है। और वह रूप क्या है वो देखते हैं। क्या रूप है यहाँ पर? ये रहा, वो है समाज सेविका का। क्या रूप है? समाज समाज सेविका का यहाँ पर बताया गया है। प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास क्या है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वो है समाज सेविका का। क्या रूप दिखाया गया? समाज सेविका। हरिवोश जी ने तीन प्रबंध काव्य, जो प्रिय प्रवास है वो एक प्रबंध काव्य है, और इनके तीन प्रबंध काव्य है। प्रिय प्रवास 1914 में लिखा, एक है पारिजात 1937 में, और एक है वैदेही वनवास 1940 में। तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है। इनके तीन प्रबंधात्मक काव्य रहे हैं। एक तो है वैदेही वनवास 1940 में इन्होंने लिखा, प्रिय प्रवास 1914 में, पारिजात 1937 में, और वैदेही वनवास
जो है 1940 में लिखा। जो प्रिय प्रवास है साथियों, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, 1914 में लिखा गया था। और इसका जो करुण रस है वो इसमें जो रस मुख्य है वो करुण रस है। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन किया है। इसे यह व्रजांगना विलाप के नाम से भी लिखना चाहते थे, किसको, प्रिय प्रवास को, हरिवोध जी। आगे पढ़ते हैं। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। बात आ गई। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम जो है वज्रांगना विलाप, क्या नाम है, वज्रांगना विलाप रखा था इन्होंने, और इस नाम से ये लिखना चाहते थे इसको। ये संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण व्रतों पर आधारित है। संस्कृत के वर्ण व्रतों पर आधारित है साथियों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हरिओद द्वारा ब्रज भाषा में रचित रस कलश 1931 ईस्वी का एक रीति ग्रंथ रहा है। जो हरिओद जी थे, आपको पता है कि हरिओध जी जो है द्विवेदी मंडल के बहुत बड़े कवि रहे हैं। और इनके द्वारा जो है ब्रज भाषा में रस कलश को 1931 में एक रीति ग्रंथ के रूप में लिखा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हरिओद को आधुनिक काल का शूरदास कहा। यार ये तगड़ी बात है भैया, ये चीज तो मेरे को पता भी नहीं थी पहले भी, कि जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है उन्होंने हरिओध जी को क्या कहा, आधुनिक काल का शूरदास कहा है मित्रों। क्या तगड़ी बात है यार, जबरदस्त बात है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जो है हरिवोध जी को क्या कहते हैं, आधुनिक काल का सूरदास कहते हैं। मित्रों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चलिए 63 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। बताइए, मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग के मुख्य कवि माने जाते हैं, द्विवेदी युग के। और तो मैथिली शरण गुप्त का इनमें से खंड काव्य कौन सा नहीं है साथियों, पंचवटी, सिद्धराज और नहुस इनके खंड काव्य हैं। लेकिन जो पथिक है वो द्विवेदी युग में जो मैथिली शरण गुप्त हैं उनका ये खंड काव्य नहीं है साथियों। तो मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी मंडल के बहुत तगड़े कवि रहे हैं। और आप सबको पता है कि इनका जो खंड काव्य नहीं है वो पथिक, यानी कि पथिक इनका खंड काव्य नहीं है साथियों। आप थोड़ा सा इस बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है भैया। चलिए आगे बात करते हैं अब इसमें। पथिक खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। पथिक जो है खंड काव्य की रचना 1920 ईस्वी में राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा की गई थी। जो पथिक है वो इनका नहीं था। पंचवटी, सिद्धराज, नहुस, पथिक जो है ये वैसे तो खंड काव्य ही है सारे के सारे, लेकिन जो है पथिक मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है, ये राम नरेश त्रिपाठी का खंड काव्य है। तो आप सबको पता है कि राम नरेश त्रिपाठी जो रहे हैं, सबको पता होना चाहिए कि राम नरेश त्रिपाठी का पथिक एक 1920 ईस्वी में लिखी गई एक खंड काव्य की रचना है। चलिए आगे। अन्य सभी विकल्प में पंचवटी, सिद्धराज और नहुस मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित खंड काव्य है। मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधु उपनाम से अनुवाद किया था। कौन से बांग्ला कवि थे, माइकेल मधुसूदन, इनके उपनाम यानी कि मधु उपनाम से इनकी रचनाओं का अनुवाद किया। गुप्त जी ने, मैथिली शरण गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी, कार्ल मार्क्स की पुत्री थी जैनी पर जैनी जैनी नामक काव्य लिखा। जयद्रथ वध, भारत भारती, द्वापर, काबा और करबला, काबा और करबला मैथिली शरण गुप्त के अन्य प्रमुख खंड काव्य रहे हैं साथियों। तो पढ़िएगा, बहुत तगड़ा प्रश्न है। 64 नंबर का प्रश्न है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास रहा है। और जो प्रिय प्रवास जो कृति है, जो महाकाव्य है, वो 1914 में लिखा गया। और ये है ये क्या नाम है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध जी की कृति मानी जाती है। हरिवोध जी के द्वारा लिखा गया पहला महाकाव्य है 1914 में। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की कृति प्रिय प्रवास को माना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जो जन्म है अप्रैल 1865 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रिय प्रवास 1914 में, वैदेही निवास 1941 में, चुभते चौबते 1924, चौके चौबते 1932 में लिखी गई रचनाएं हैं। इनके अन्य प्रमुख रचनाएं साकेत महाकाव्य, यशोधरा महाकाव्य, विष्णु प्रिया खंड काव्य, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं मानी जाती हैं। मित्रों नोट कर लेना अपने रजिस्टरों में, ठीक है ना, नहीं मिलेंगे ऐसे प्रश्न, मैं आपको बता रहा हूँ। जो इनकी व्याख्या की गई है ना, बहुत खतरनाक तरीके से की गई है। 65 नंबर का प्रश्न है, जितने श्रम और जितनी सावधानी से ये संपादित हुआ है,
आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ, जितने श्रम और जितनी सावधानी से ये संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस संपादित रचना संदर्भ में रहा है? तो साथियों, यह है बिहारी रत्नाकर की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो कथन है वो किस रचना के लिए रहा? बिहारी रत्नाकर के लिए रहा है। चलिए मित्रों, पढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल का जो कथन है वो बिहारी रत्नाकर के लिए रहा है। देखिए, विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास जी की। लाल चंद्रिका लल्लू लाल जी की। बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर की। कबीर ग्रंथावली डॉक्टर श्याम सुंदर दास की रही है। इनको भी लिख लिया करो भैया, अपने रजिस्टरों में कहीं ना कहीं जगह दे दिया करो। आपके जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आई जाएंगे ये। तो लाल चंद्रिका लल्लू लाल जी के, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की, सबको याद है। बिहारी रत्नाकर मैंने और भी कहीं पेपरों में आई हुई पड़ी है, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रही है। रत्नाकर से रत्नाकर याद हो जाएगा। और कबीर ग्रंथावली सबको पता होना चाहिए। कबीर ग्रंथावली नाम से रचना लिखी थी किसने? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। ये प्रश्न पहले आ चुका है, रिपीट हो रहा है, देख लीजिएगा आप। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। 66 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक कौन थे? द्विवेदी जी ही थे। ये कथन किसका है? ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखो, फेमस और महान राइटर के लिए फेमस और महान राइटर ही बोलेगा इस बात को। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है मित्रों। चलिए आगे बात करते हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की और भी रचनाएं जो आप अपने रजिस्टरों में नोट कर लीजिएगा। देवी स्तुति शतक 1892 ईस्वी में। नेषद चरित्र चर्चा 1899 में। नाट्य शास्त्र 1912। संपत्ति शास्त्र 1907। रसज्ञ रंजन 1920 और वाग विलास 1930 और विचार विमर्श 1931। साथियों, इन रचनाओं को अगर आपने रजिस्टर में नोट नहीं कर रखा है तो प्लीज जहां जहां पर इनकी जगह है वहां नोट कर लीजिए। जहां महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखे हुए हैं वहां नोट कर लीजिए, लेकिन छोड़ना मत साथियों, क्योंकि ये आपके जीवन को बदल देंगी। चलिए आगे पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 67 नंबर का प्रश्न है मित्रों, श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? श्याम नारायण पांडे आपने पढ़ा होगा और नाम सुना होगा। देखिएगा, श्याम नारायण पांडे जी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर असंगत कथन है जो इनके व्यक्तित्व से संबंधित नहीं है। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित इन्होंने हल्दी घाटी खंड काव्य लिखा। बिल्कुल राइट है, श्याम नारायण पांडे ने। जौहर राजस्थान के इतिहास के लोमहर्षक आत्म बलिदान पर आधारित महाकाव्य है। ये भी इनका रहा है, बहुत तगड़ा। उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया। आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया। बिल्कुल राइट है तीनों के तीनों ऑप्शन। ये ऑप्शन गलत है। उनके संस्कार द्विवेदी युगीन दृष्टिकोण उपयोगितावादी और भाव विस्तार मर्यादावादी रहे हैं। तो ये थोड़े से कि नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। उनके संस्कार द्विवेदी युगीन दृष्टिकोण उपयोगितावादी और भाव विस्तार मारियावादी हैं। ये बात असंगत थी यहाँ पर। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुई ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित हल्दी घाटी एक महाकाव्य काव्य है। हल्दी घाटी जौहर चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के आख्यान एवं शिवाजी श्याम नारायण पांडे कृत महाकाव्य श्रेणी की रचनाएं हैं। उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया है साथियों। इनके काव्यों में वीर रस और करुण रस बहुत ही गंभीर स्थान रखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पर दी गई है, आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। हल्दी घाटी रचना, जौहर, तुमुल, रूपांतर और आरती और जय हनुमान, ये इनकी मुख्य रचनाएं रही हैं। थोड़ा सा आप इसको नोट डाउन कीजिए साथियों अपने रजिस्टरों में। चले अगला प्रश्न यहाँ पर आता है। 68 नंबर का प्रश्न है, कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्य धारा में लक्षित नहीं होती है? अब द्विवेदी युगीन काव्य धारा में इनमें से कौन सी विशेषताएं मुझे दिखाई नहीं देती हैं?
बहुत सारी विशेषताएं मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अब आपको थोड़ी बहुत तो याद हो ही गई होगी। चलिए देखिएगा, पहली है प्रबंधात्मकता है, मुक्तक है, प्रगति प्रवृत्ति है, सभी काव्य रूपों का प्रचलन है। हास्य व्यंग्य कविता की प्रचुरता ज्यादा नहीं थी, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है। आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल दिया गया है। ठीक है ना, ये तो तीन ऑप्शन विशेषताओं के अनुसार ये तीनों राइट हैं साथियों। प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत, प्रवृत्ति सभी काव्य रूपों का प्रचलन है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का अधिकाधिक प्रयोग इसमें हुआ है। आदर्शवादिता और नैतिकता पर इसमें बल दिया गया है साथियों, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। और भी बातें हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। द्विवेदी युगीन कवियों ने ब्रज भाषा को छोड़ करके खड़ी बोली को अपनाया, ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। जो द्विवेदी युग की सबसे मुख्य बात रही है वो खड़ी बोली रही है। ठीक है, एक और खड़ी बोली व्याकरण सम्मत, परिष्कृत और संस्कारित रूप ग्रहण कर रही थी। दूसरी ओर कविता में लोक जीवन और प्रकृति के साथ ही राष्ट्रीय भावना की समर्थ अभिव्यक्ति हो रही थी। इस समय के प्रबंध काव्य में कवियों ने पौराणिक और ऐतिहासिक कथन को आधार बनाया था, कि उनसे पौराणिक और ऐतिहासिक बात इसमें हम लोग करते हैं। देखिए इनकी विशेषताएं और भी यहाँ पर दी गई है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए मेरे मित्रों। प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत सभी काव्य रूपों का प्रचलन है। प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत सभी काव्य रूपों का प्रचलन है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित रूप मिला। अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का बहुत विरोध हुआ इस काल में। आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल दिया गया। मानव प्रेम और प्रकृति चित्रण इसमें किया गया है। ये विशेषताएं नोट कर लीजिए मेरे मित्रों। ठीक है ना, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? 69 नंबर का प्रश्न है, वेरी इंपोर्टेंट। इनमें से कौन सा सही नहीं है? उर्मिला उताप रचना ही राम कथा के रूप में परिवर्तित होकर साकेत नाम से प्रसारित की गई, बिल्कुल राइट है। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियां रही है, बिल्कुल राइट है तीनों की तीनों। भारत भारती में अध्यांत भारत का गौरव गान वर्णित है, ये गलत है, पढ़ते हैं क्यों गलत है। पंचवटी का कथानक शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित है, तो ये तो राइट है, तो सी ऑप्शन गलत गलत है इसमें। अब क्यों गलत है यहाँ पर देखिएगा। भारत भारती में अध्यांत भारत का गौरवगान वर्णित है, मैथिली शरण गुप्त के कर्तृत्व के विषय में कथन सही नहीं है। 1912 ईस्वी में प्रकाशित मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य कृति भारत भारती कई सामाजिक आयामों पर विचार करने को विवश करती है। साथियों याद रखिएगा, भारत भारती 1912, भारत भारती 12, तो 1912 याद हो जाएगा इस तरह से। ये जो कृति है ये कई सामाजिक आयामों पर विचार करने को विवश करती है। ये ग्रंथ तीन भागों में बांटा गया है, प्लीज याद रखें इस ग्रंथ के बारे में, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तीन भागों में बांटा गया है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। जो बीता हुआ है और वर्तमान चल रहा है, भविष्य, तीन भागों में बांटा गया। अतीत खंड भारतवर्ष के इतिहास पर गर्व करने को पूर्णतः विवश करता है। दूसरी ओर वर्तमान खंड में दारिद्र्य, नैतिक पतन, अव्यवस्था और आपसी भेदभाव से जूझते उस समय के देश की दुर्दशा को दर्शाते हुए सामाजिक नूतनता की मांग रखी गई है। इसके बाद में भविष्यत खंड में समस्या समाधान की निराकरण और लोगों से उसके लिए आह्वान करने का प्रयास किया गया है। ये सारी की सारी बातें जो है यहाँ पर भारत भारती महाकाव्य के लिए बताई गई है। आगे बात करते हैं यहाँ पर अगले पैराग्राफ में। मैथिली शरण गुप्त ने द्विवेदी जी के लेख से प्रेरणा लेकर उर्मिला उताप रचना प्रारंभ की, जिसके 4 सर्ग सन 1920 के पहले ही रचे जा चुके थे। किंतु बाद में गुप्त जी ने अपनी रचना को संपूर्ण रामकथा के रूप देने का विचार किया, इसे साकेत नाम से रचकर प्रकाशित कराया। मैथिली शरण गुप्त द्वारा सन 1925 में रचित पंचवटी नामक खंड काव्य का कथानक राम साहित्य के चिर परिचित प्रसंग शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित लिखा गया। पंचवटी जो है खंड काव्य, वो शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित लिखा गया है साथियों। आज का हम लोग लास्ट प्रश्न पढ़ते हैं। पंचवटी 70 नंबर का प्रश्न है।
पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा लिखी गई है? सबको पता, अब तो यार कोई भूल ही नहीं सकता, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। जो पंचवटी है वो खंड काव्य है, और ये रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है, जो अभी हमने पढ़ा था। जो पंचवटी है वो शूर्पणखा कथन पर आधारित है, खंड काव्य है 1925 में। पंचवटी, पंच से 1925 याद हो जाएगा, ठीक है। भारत भारती में भारत से 12, तो भारत भारती 1912 में, ठीक है। लिखकर युवाओं को देश प्रेम से जोड़ा और राष्ट्र कवि का इन्होंने सम्मान पाया था। साकेत क्या है? एक महाकाव्य 1931 में लिखा, जिस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला। गुप्त जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना साहित्यिक गुरु माना है। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यही उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो साथियों, ये तगड़ी बात इन्होंने बताई है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, जय भारत, द्वापर आदि इनकी मुख्य रचनाएं रही है। आप नोट कर लीजिएगा साथियों। तो मित्रों, मेरे हिसाब से आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे, और इन प्रश्नों को आप पढ़ते रहिए, एक एक वीडियो को बहुत आराम से तसल्ली से देखिए। पीडीएफ इनकी, जैसे ये टॉपिक पूरा होगा वैसे ही इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं मित्रों। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।